हेलो। गुड इवनिंग। सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं? ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे? गुड इवनिंग। चैट में नहीं देख पा रहा हूँ, चैट तो नहीं चल रहा है। आशा है आप सब मुझे सुन पा रहे होंगे। चैट अभी डिसेबल लग रहा है मुझे। ऑडियो वीडियो, आशा है कि आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। चलिए, किसी कारण से मैं चैट नहीं देख पा रहा हूं, तो आप सबका स्वागत है भूगोल की कक्षा में। सेशन 6 है। पहले 4 हमने खगोल विज्ञान पर कुछ क्लासेस की, उस पर कुछ बातें हुई हैं। उसके बाद हम पिछली बार हमने पृथ्वी की बात की। जब हम पृथ्वी की संरचना की बात करना चाहते हैं तो हमने पृथ्वी की संरचना को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से ग्रह बनते हैं, ये हमने बात की थी। सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आशा है। चैट तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आशा है कि आप तक ऑडियो वीडियो पहुंच रहा होगा। ठीक है, सिस्टम मुझे ठीक दिखा रहा है अभी। चलिए, तो जहां छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करते हैं। स्थिति एवं संरचना पर बात करेंगे तो हम सौर मंडल में थे, सौर मंडल से ही बात करना चाहेंगे और सौर मंडल के ग्रहों की बात की थी। यदि आपके कुछ डाउट हो तो आज, क्योंकि चैट मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसको आप आस्क डाउट में पूछ लीजिएगा। बहुत से छात्रों ने यह भी कहा कि सर आस्क डाउट में हम पूछते हैं तो हमें जवाब नहीं मिलता है। तो आस्क डाउट में जितने भी डाउट्स आते हैं एक ही बार शिक्षक के पास भेज दिए जाते हैं, तो साप्ताहिक रूप से जो भी आप पूछेंगे वो हमारे पास आएगा। तो ये मत सोचिए कि डेली बेसिस पर हमारे पास आ रहा है। तो सप्ताह अंत जैसे ही होगा अभी, तो सैटरडे संडे को मेरे पास आ जाएंगे और मैं उनके उत्तर जो है अगली क्लासेस में सम्मिलित कर लूंगा। रही बात मेरी टीम, आपके जो चैट में भी कुछ प्रश्न आते हैं क्लास के दौरान या क्लास के बाद, जैसे अभी तो चैट मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन क्लास के बाद भी जो बच्चे रिकॉर्डिंग में सुनते हैं वो भी अपने प्रश्न पूछते हैं। तो यदि उनमें कोई प्रश्न ऐसा होता है जो क्लास को और बेहतर क्लैरिटी लेकर आए, तो उन्हें मैं क्लास में सम्मिलित कर लेता हूं। तो आप उसमें निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आशा है सभी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं, इन ग्रहों की बात हमने की, और ग्रहों को लेकर पहले तो हमने देखा ये ग्रह बने कैसे। बने कैसे एक बार फिर से बता देना चाहता हूं। पहले ये आधुनिक विज्ञान से जो हमें पता चला है, आधुनिक विज्ञान का जैसे जैसे विकास हुआ है, तो हमें जितना यहां पर पता चला है कि बिग बैंग की जो संरचना संकल्पना थी, हम बिग बैंग से एक तारा तक आ गए, स्टार तक आ गए। तारा तो बना लिया है और बहुत सारे तारे मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे खगोलीय पिंड भी होते हैं। अभी जितने भी खगोलीय पिंड हैं, ये सब अगर हम इनको पढ़ने लगे, इनके बारे में ज्यादा जानकारी लेने लगे, तो ये भूगोल की जगह खगोल ही हो जाएगा। तो पहली 3-4 क्लासेस आपकी उत्सुकता, आपकी समझ, आपकी सोच को जागृत करने के लिए थी, ताकि आप सोचें और उसके आगे भी बढ़ें। और केवल भूगोल नहीं है, वो विज्ञान भी है, तो विज्ञान के प्रति भी आपकी जो रुचि है वो लेकर आए। फिर हमने देखा है कि ये तारे की जगह जो हम जहां पर रहते हैं वो है ग्रह, प्लैनेट। तो हम अपना ध्यान अब बिग बैंग से हटाकर, अब तारे से हटाकर ग्रह पर लाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे हम ग्रह पर अपना ध्यान लाएंगे, तो मुझे पहला प्रश्न जो मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है कि ग्रह और तारा में अंतर क्या है ना। तो इस पर हमने बहुत सारी बात की। हमने कहा तारा क्या है, एक भट्टी है, एक भट्टी है जिसमें भूगार्भिक नहीं, जिसमें हमने ग्रेविटी,
ग्रेविटी और न्यूक्लियर एक्टिविटी। ठीक है, गुरुत्व व नाभिकीय प्रक्रियाओं का संतुलन हो रहा है। लेकिन ग्रह में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ग्रह ऐसा कुछ भी नहीं करते। ग्रह ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह तो एक पिंड है। एक पिंड किसका? पदार्थ का पिंड। और ये पदार्थ क्या हो सकते हैं? बहुत सारा तरह के पदार्थ। हमने कहा सभी पदार्थ हो सकते हैं। सारी एलिमेंट्स जो हमने देखी वो हो सकती है। ठीक है, ये जो नाभिकीय प्रक्रिया है ये क्या है? यहां पर कौन सी नाभिकीय प्रक्रिया चल रही है? यहां संलयन चल रहा है। अब मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, कुछ ऐसे प्रश्न हमारे पास आते हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी समझ, आपकी जानकारी बहुत विकसित नहीं है शायद। तो संलयन को एक सामान्य प्रक्रिया ना समझें। पहली बात, संलयन को सामान्य प्रक्रिया समझने की गलती ना करें। जो केंद्र होता है, जो न्यूक्लियस होता है एक परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। उसे कहा जाता है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी नाभिकीय ऊर्जा आती है वो फिजन से आती है। फिजन से आती है, समझ में? जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जो बम गिराए गए थे वो फिजन था, फिजन। ठीक है, फिजन तक हम पहुंचे, उसमें बहुत ऊर्जा सृजित होती। लेकिन जो फ्यूजन होता है, संलयन होता है, संलयन उससे कहीं ज्यादा ऊष्मा चाहिए, ऊर्जा चाहिए संलयन को स्टार्ट होने के लिए। संलयन ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा आप सोचिए कि मतलब बहुत से छात्र ऐसे हैं, विज्ञान के छात्र ना हो, कला के छात्र हो, कि अच्छा भाई ज्यादा तापमान का मतलब संलयन। तो मम्मी जो है पूड़ियां तल रही थी, तो पूरी छानते छानते अम्मा थक गई और अम्मा जो है चूल्हा ऐसे ही छोड़कर चली गई। गैस जली हुई है और तेल गर्म हो रहा है। आप सोचे कि यार इतनी देर तेल गर्म हो रहा था, कहीं संलयन ना शुरू हो जाए। तो संलयन ऐसी प्रक्रिया नहीं है। संलयन में बहुत ऊर्जा लगेगी, बहुत ऊर्जा लगेगी, मतलब विखंडन से भी ज्यादा संलयन में। तो संलयन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये यहां पर हो रहा है। और संलयन होने के लिए उतनी गर्मी, उतनी ऊर्जा पहले होनी चाहिए, तब जाकर होगा, वरना नहीं होगा। समझ में आया? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो मेल है ये होने नहीं वाला है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मेल होने नहीं वाला है अगर पहले उतनी ऊर्जा नहीं होगी। तो पूरी नहीं छाननी है, इसमें आगे बढ़ना। ठीक है, तो यहां तक क्लियर सभी लोग? तो ये संलयन की हमने बात की। तो प्लेनेट में ऐसा नहीं हो रहा था। अच्छा, एक और चीज है जो मैं पूछना चाहता हूं कि तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते। अंग्रेजी में टिमटिमाने का शब्द है ट्विंकल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस प्रकार की एक कविता बचपन में बच्चे सीखते हैं। तो ये जो तारे हैं ना, चम 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 टिमटिमाते हैं, चम 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 टिमटिमाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? किसी के पास कोई जवाब है इसका? चैट तो बिल्कुल नहीं चल रही। चलिए ठीक है, तो इसका उत्तर है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिख लेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन को? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या होता है ये भी बताना चाहूंगा। तो इस तारे से हमने शुरू की, तारों पर को छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न कई बार आया है कि तारे टिमटिमाते हैं। एक अंतर, जैसे बहुत से लोगों ने लिखा कि सर ग्रह और तारे में अंतर है कि तारे के पास अपनी ऊष्मा होती है, ग्रह के पास नहीं होती, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो जो मैं अब तक लाना चाह रहा हूं, तो यहां संलयन हो रहा है, यहां संलयन नहीं होता है। उसके बाद तारे ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं। तो टिमटिमाना क्या होता है? टिमटिमाना एक तरह से कुछ ऐसा है, फिर वही वाली बात है कि आप में से बहुत से लोग आसमान में तारे देखते नहीं हैं। बहुत से लोग आसमान में तारे देखते नहीं हैं। अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा। उदाहरण के लिए देना चाहता हूं, दो कंपैरिजन है मेरे पास। सीरियस तारा,
ये एक तारा है और सीरियस को सीरियस ही कहेंगे। और हमारे पास क्या आया? शुक्र ग्रह, वीनस प्लैनेट। ठीक है। सो वीनस को क्या कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार। ये सूर्योदय से जस्ट पहले, सूर्योदय से जस्ट पहले दिखने लगता है और बहुत ब्राइट है, बहुत चमक वाला है, सबसे चमकीला ग्रह भी है, सभी जानते हैं। और सीरियस सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा होने के लिए प्रश्न भी है। बहुत से छात्र इसे याद भी कर सकते हैं, मेमोराइज भी कर सकते हैं और आज समझ भी सकते हैं। दोनों तारे दिख रहे हैं, दोनों दिख तो एक ही तरह से रहे, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ये टिमटिमाता है, टिमटिमाता है। अब इतना मुझे कहना नहीं पड़ेगा अगर किसी ने ये दोनों देखे हो तो, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि हम आसमान में देखना बंद कर चुके हैं, बट अगर ये देखेंगे ना तो ये आसमान में एक सफेद बल्ब की तरह दिखता है। क्यों? मैंने बनाया चिन्ह तो दोनों का एक ही बनाया, बट है तो ये ग्रह, ग्रह है और ग्रह से प्रकाश आ रहा है। ये बहुत बढ़िया एक सफेद लाइट की तरह, जैसे दूर कहीं टॉर्च लाइट हो ना, उस तरह से दिखता रहेगा। लेकिन ये टिमटिमाएगा, टिमटिमाने का मतलब जल बुझ इस तरह से दिखता है। ये कभी दिखेगा अदृश्य, दिखेगा अदृश्य, दिखेगा। और सीरियस तो इतना सुंदर तारा है, इसमें बहुत सारे रंग भी हैं, तो ये रंग बिरंगा भी है। अब बात यह है, किताब में नोट्स में लिखना रंग बिरंगा मुश्किल है, देखा जाए तो आप चूक नहीं सकते। तो अब ये कहना थोड़ा अच्छा, एक तरीका बताता हूं, बहुत से छात्र नए भी हैं और अगर है तो मैं आपको, शायद है मेरे पास, बहुत समय से देखा नहीं है ये। नहीं, बहुत साल पहले मैंने कुछ रखा था। तो आजकल मोबाइल पे ऐप आती हैं स्काई मैप वाली, मुझे नाम तो अब याद नहीं आ रहा। स्काई जो है ना, स्काई की ऐप, आप आसमान की एक ऐप रख सकते हैं जिसमें जैसे उस ऐप को ऑन करेंगे तो जो भी आपके ऊपर के तारे, बादल, चंद्रमा, बादल नहीं, तारे, चंद्रमा, जितने भी खगोलीय पिंड है जहां होंगे वहां दिखते जाएंगे और उनपे नाम भी लिखा रहता है। तो अगर सीरियस इधर होगा तो वो दिखा देगा यहां पर सीरियस है, यहां पर ओरायन है, यहां पर ध्रुव तारा है, बहुत सुंदर दिखाता है। तो अगर ढूंढने का मौका मिले तो देखिए ग्रह भी बताता है, ग्रह भी बताता है कि वीनस ये रहा। किसी भी समय रात के अंधेरे में, दिन में भी देख सकते हैं, दिन में देखेंगे दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको बता देगा चंद्रमा इस समय यहां पर है, ये यहां पर है। जितने भी हमारे चारों तरफ खगोलीय पिंड होते हैं वो एप्स बता दिया करती हैं। अगर मुझे ध्यान आया तो मैं कहीं पर अगली क्लास में ले आऊंगा। बहुत समय से मैंने यूज नहीं किया, बहुत पहले कभी ऐसे ही मन किया तो देख लिया था उसे, ठीक है। तो सीरियस जो है वो चमकेगा, आएगा जाएगा। तो ये होता क्यों है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आप यहां पर हैं और फिर कोई छात्र कहेगा सर तो बात कर रहे, नहीं भाई विषय पे बता रहा हूं, विषय पे बता रहा हूं। ये है ग्रह, ये ग्रह है, ये मैंने ऐसे ही दिखा दिया, वो स्केल पर नहीं है। तो ग्रह तो हमारे बहुत पास है, हमारे बहुत पास है। तो ग्रह की जो लाइट है वो हम तक सीधी आ जाती है, बीच में एक दो माध्यम होंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तारे की लाइट है ना वो बहुत अलग अलग माध्यमों से आती है, मतलब अलग अलग लेयर्स होते हैं, ठीक है। स्पेस में भी आएगी, स्पेस में गैलेक्टिक डस्ट है, उनको पार करते हुए कई करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर से प्रकाश आ रहा है,
कई करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर से प्रकाश आ रहा है, तो जब ये अलग अलग सघनता के लेयर्स से पास होता है, ठीक है, तो ये ऐसे चला था, लेकिन यहां ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो जब ये बेंड करता है ना लाइट, जब माध्यम को, तो इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो कभी इस तरह से आ रहा है, और ये क्योंकि लेयर्स बदलते रहते हैं, तो कभी प्रकाश हम तक पहुंच रहा है, ध्यान दीजिएगा, कभी तो प्रकाश हम तक पहुंच रहा है, कभी वो प्रकाश इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है। तो एक सेकंड दिखा, एक सेकंड नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा। किसके केस में होगा? जो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, अनंत सीमा पर, तो वो क्या है? वो तारे। तो तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह नहीं टिमटिमाते, ये भी उनका एक अंतर है। जो छात्र सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं सर, बता रहे हैं, बातें बता रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, काम की बात बता रहा हूं, अंतर बता रहा हूं तारों और ग्रहों का, जैसा कि हम वहां पहुंचे थे। नहीं तो फिर ऐसा हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो होश में वापस लाने के लिए। तो सभी लोगों को समझ में आया तारा और ग्रह। उसके अलावा ग्रह जो है तारे की कक्षा है। तो अगर मैं बात कहूं कि मूल कौन है, बेसिक कौन है, फंडामेंटल कौन है, केंद्र में कौन है, तारा या ग्रह, तो तारा ही केंद्र में होता है। तो ये एक केंद्र है, ये केंद्रीय है, और ये उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये आश्रित है अपने तारे पर, अपने मूल तारे पर आश्रित है। ऑडियो वीडियो जा रहा है, सभी लोग, मुझे यहां बफरिंग दिखा रहा है कुछ। ऑडियो वीडियो अभी ऑडियो ठीक आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो आगे बढ़ते। तो ये हमने बात की तारे और ग्रह की। अब हमने उसके आगे बात की, सीरियस की भी बात की हमने, वीनस की भी बात की, अपवर्तन की भी बात की। अब हमने ग्रह बना लिए।
ये ग्रह बन गए हैं, ये सूर्य है, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ अब हम देखने वाले हैं एक इस लगभग यहां पर एक पेटी रही होगी, एक तश्तरी रही होगी, जिस पर क्या रहा, जिस पर ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो अब मैं आपको 3 शब्द देना चाह रहा हूं, सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग इसको लिख भी लेंगे। तो पहला शब्द है हमारे पास संसजन, दूसरा शब्द है विभेदन, और तीसरा शब्द है गैसीय उत्सर्जन। इसको अंग्रेजी में, जो बच्चे अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, वैसे तो कोहेशन होता है, लेकिन मैं इसके लिए शब्द यूज करना चाह रहा हूं एक्रीशन। एक्रीशन। विभेदन, विभेदन क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है ये भी बताऊंगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और गैसीय उत्सर्जन के लिए हम अंग्रेजी में शब्द यूज करेंगे डीगैसिंग। सभी लोग मेरे साथ? ये क्या है? ग्रह के निर्माण में, ग्रह की उत्पत्ति में, किसी भी ग्रह की उत्पत्ति में तीन प्रमुख क्रियाएं, तीन प्रमुख क्रियाएं जो हैं यही है, संसर्जन, विभेदन और गैसीय उत्सर्जन। ठीक है? सर संसर्जन नहीं संगठन होता है। अच्छा, कोई बोला सर संसर्जन नहीं, संसर्जन नहीं होता है, संगठन होता है। ठीक है, अच्छी बात है। मेरा उद्देश्य यह है कि अगर आपको एनसीईआरटी में संसर्जन मिल जाए तो आप उसे संगठन में मत जाइएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मेरा उद्देश्य यह है कि भाषा की वजह से आप ना फंस जाएं। तो आपको लगा संगठन होगा, आपने किसी किताब से पढ़ा, अधिकतर लोग तो पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में संसर्जन लिखा हुआ है और उसके बाद संगठन लिखा हुआ है। संगठन का मतलब कोलिजन है और संसर्जन का मतलब जुड़ाव है। तो अंग्रेजी में देखिए, ये सारी की सारी चीजें कहां बनी, ये सारा का सारा आधुनिक भूगोल जो अभी संकल्पना है, कहां बनी? पश्चिम में बनी। तो अंग्रेजी में शब्द आए पहले, इसको कहा जाता है कोलिजन कोएलिसेंस। कोलिजन कोएलिसेंस थ्योरी। अब इसको किसी ने हिंदी में बनाना था, अब किसी को हिंदी में बनाना था। देखिए ओरिजिनल माल ये है, ये ओरिजिनल है। अब जो कार्य हुए ओरिजिनल में, भाई ओरिजिनल में हो गए, अब हम क्या करें? जैसे हम कई बार देखते हैं कि कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे लोक प्रशासन जो है राज्य व्यवस्था से निकला, और लोक प्रशासन का मूल कार्य जब हम वेबर की थ्योरी देखते हैं उसमें, तो वो सारा जर्मन में काम हो रहा है, तो सबका अनुवाद हुआ ना। तो जब इसका अनुवाद होने लगा, कोलिजन, ये संगठन है, और ये अब शब्द नहीं मिल रहा था तो संसर्जन है। अब कोई इसी पर लड़ जाए, नहीं सर संसर्जन नहीं संगठन होता है, तो भाई आपकी शांति के लिए एनसीईआरटी दिखा दी। एनसीईआरटी में तो ये लिख लो। शब्द तो मैं इन दोनों को यूज नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजी की किताबों में तो प्रक्रिया का नाम है प्लैनेटरी अक्रीशन। तो पहली बात हम इसी पर अड़ जाएंगे कि भाई हमारा जो है हिंदी इंग्लिश तो ये व्यर्थ करना हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो हम अभी तक ये पहुंचे हैं, और ऐसे भी बच्चे बैठे हैं क्लास में, वो पूछ रहे हैं सर एस्ट्रोनॉमी कब तक चलेगी? अब तो ग्रह आ गए, अब तो पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, अब तो पृथ्वी पर आ गए। हमने तो इसका शीर्षक ही हमने यहां पर क्या डाल दिया? पृथ्वी साइट एंड स्ट्रक्चर। साइट मतलब उसकी स्थिति कहां पर है, और संरचना। पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी चल रही है। ठीक है, तो सभी लोग यहां तक क्लियर हो गए? तो ये 3 प्रक्रियाएं याद रखेंगे और इन सबको मैं अभी बात करने वाला हूं।
अभी मैं इन सबको बात करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये कैसे हुआ इसकी हम बात कर रहे हैं। इसको हमने पिछली बार भी बात की कि छोटे छोटे कण, ये छोटे छोटे कण थे जो सूर्य के चारों तरफ तश्तरी के रूप में घूम रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ तश्तरी के रूप में घूम रहे हैं। अब ये क्या हुए, ये एक दूसरे से चिपकने लगे। मैंने तो ये भी शब्द पढ़ा चिपकाव, मैंने ये शब्द भी पढ़ा संसजन। एक्चुअल वर्ड क्या है अंग्रेजी में जो दिया, कोहेशन। कोहेशन, और कोहेशन का मतलब एक दूसरे से चिपक गए, कोएलिस। कोएलिस, जो इनका चिपकाव होने लगा, चिपक कर ये क्या बन गए, थोड़े बड़े कण हो गए, थोड़े बड़े कण हो गए, और उसके बाद क्या हो गए, और चिपक गए तो और बड़े हो गए। ये प्रक्रिया हमने पिछली क्लास में देखी थी। तो कोहेजन हो रहा है, कोहेजन, संसजन और चिपकाव हो रहा है। क्यों? छोटे छोटे आपस में आते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं, और जितनी भी चीजें वो चिपक जाती, ठीक है, चिपक रही। इनको हमने क्या कहा, प्लेनेटेसिमल, ग्रह के अंश, प्लेनेटेसिमल, ठीक है। मैंने आपको एक और भी, अगर आपको याद हो, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो उसके लिए एक सिद्धांत है जिसको श्रीमान चेम्बरलेन ने दिया था। चेम्बरलेन एंड मोल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, प्लेनेटेसिमल सिद्धांत। गृहाणु, गृहाणु या गृहांश कह दिया मैंने, या गृहाणु भी कह सकते हैं। गृहाणु, छोटे छोटे कण जिनसे ग्रह बने। अब ये छोटे छोटे कण क्या हुए हैं, अब ये चिपकते जा रहे हैं, अब ये बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अब ये फुटबॉल बन गए। फुटबॉल जो है ये जा रही हैं, अपना खींच रही हैं, फुटबॉल एक दूसरे से टकरा रही हैं, टकराती हैं तो बिखर जाते हैं, टकराते हैं तो ये बिखर जाते हैं। तो दो फुटबॉल आई आपस में और दोनों एक दूसरे से टकरा गई। इनमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और फिर दोनों की दोनों टूट गई। तो ये क्या हो गया, ये कोलिजन हो गया। कोलिजन या संघटन। तो ये दो शब्द अगर आएंगे तो इसकी चिंता नहीं करनी है। जब भी ग्रह बने, वो जो छोटे छोटे कण थे वो चिपकते गए, बड़े होते गए, उनका अपना गुरुत्व आता गया, और जितने बड़े हो गए वो आपस में टकराते चले गए। तब तक टकराए जब तक वो बिंदु से थोड़े से बड़े एक मुट्ठी बन गए, पत्थर, फुटबॉल जितने, फुटबॉल स्टेडियम जितने, फिर ये बहुत बड़े पिंड बन गए। तो ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये बन गए क्या, प्रोटोप्लैनेट। प्रोटोप्लैनेट, इसको हमने शिशु ग्रह बोला। कुछ ने यह भी कहा ग्रहों की भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था, तो अंग्रेजी में शब्द आया था भाई प्रोटोप्लैनेट। हिंदी के अनुवादक जो लेखक रहे होंगे, जिन्होंने किताबें लिखी, किसी ने उसे भ्रूण अवस्था कह दिया, किसी ने शिशु ग्रह कह दिया। आशा है इस पर नहीं अटकेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर, ठीक है। तो यहां तक हम आ गए, और ये बड़े बड़े होते चले गए। उसके बाद हमने पाया, ये जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई थी, कि ये छोटे छोटे बड़े यहां तक आ गए, शिशु ग्रह तक। और उसके बाद जब ये फुटबॉल से बड़े, फुटबॉल स्टेडियम हो गए, स्टेडियम से बड़े श्रीलंका जितने आकार के हो गए, श्रीलंका से पार हुए ऑस्ट्रेलिया जितने आकार के हो गए, ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा बड़ी गेंद हो गई। और क्योंकि आपस में टकरा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तो संसजन हो रहा है, चिपक रहे हैं, ये छोटू छोटू आकर इनसे चिपक भी जाएंगे, और टकराने पे आप धमाका देख रहे हैं, धमाका भी हो रहा है, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, और बहुत सारा प्रकाश, बहुत सारी ऊर्जा सृजित हो रही है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये बहुत गर्म हो रहे हैं, और साथ साथ में बड़े होते जाएंगे, जो कि मैंने आपको इस चित्र में दिखाया कि ये क्या हो रहा है, संसजन हो रहा है, टकरा भी रहे हैं, और बड़ा भी हो रहा है। बड़े होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्रीशन। सो पृथ्वी किससे बनी, एक्रीशन से बनी। यहां तक क्लियर।
पृथ्वी बन गई एक्रीशन से, तो ग्रह बन गए एक्रीशन से। वापस ले जा रहा हूं, तो पृथ्वी पर बात हो रही है, पृथ्वी पर ही बात हो रही है। अब हम वो सब चीजें छोड़ चुके हैं। सीरियस इसलिए बता दिया कि कभी कभी तुलना होती है कि दोनों में प्रकाश आता है। पहली बात, किसके पास अपना प्रकाश है, किसके पास अपना प्रकाश है, जिसके पास संलयन हो रहा है, तो तारे के पास अपना प्रकाश है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं, चंद्रमा के पास क्या, परावर्तित प्रकाश है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो ग्रहों की भी लाइट रिफ्लेक्टेड है। कहां से, सौर प्रकाश आएगा, वीनस से टकराएगा, शुक्र ग्रह से मेरे पास आ जाएगा। लेकिन वो प्रकाश क्या एकदम से निरंतर आ रहा है, तो तारा दिखता रहेगा, और अगर टिमटिम करके आ रहा है तो भी तारा दिखेगा। तो कौन सा टिमटिम करता है, कौन सा टिमटिम नहीं करता, इससे आप पता कर सकते हैं कि वो ग्रह है या तारा है। ये मेरी मंशा थी आपको बताने की, ठीक है। तो अब ये यहां पर बन चुके हैं, ये हमने बना दिया। तो क्या बना, 1 2 3 4। ये स्केल के नहीं है, तो मैंने कहा मर्क्यूरी, वीनस, शुक्र, लगभग पृथ्वी के आकार का, तो पृथ्वी की ट्विन भी कहलाता है, पृथ्वी की बहन भी कहलाता है, जो भी मान लीजिए। उसके बाद हमने क्या कहा, पृथ्वी, तो कुछ 2 अंग्रेजी में लिख दिए, 2 हिंदी में लिख दिए, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों में संतुलन आ जाए। इनको कहा गया आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट। आंतरिक प्लैनेट, इनको कहा गया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। और इन्हें कहा गया पार्थिव ग्रह। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ये चट्टानों से निर्मित हैं, धातु व चट्टान, चट्टानों से निर्मित है। उसके बाद कौन सी पेटी आ गई, क्षुद्र ग्रह की पेटी आ गई, ये छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह। और यहां पर आ गया बृहस्पति, और यहां आ गया शनि। ऐसी कुछ बात हो गई। ये क्या है, इधर के जो ग्रह होते हैं ये इनकम्प्लीट है, आप जानते, 2 और ग्रह आएंगे, 7 और 8, जिसमें आएगा यूरेनस और नेपट्यून। इन ग्रहों को क्या कहा जाता है, और हम इन पे बात कर चुके हैं, इनको कहा जाता है जोवियन। मतलब जुपिटर लाइक, जुपिटर के समान, जुपिटर लाइक। ये गैसीय है, ये गैसीय पिंड है, ये गैसों से निर्मित है। सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ। सर क्या अभी भी प्लेनेट का एक्रीशन हो रहा है? देखिए एक्रीशन की बात क्या है, सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं। किसी ने कहा क्या अभी भी ये एक्रीशन हो रहा है? आप लोगों ने ग्रह की परिभाषा पढ़ी, उसमें बिंदु नंबर 3 क्या है? ग्रह की परिभाषा पढ़ी थी एनसीईआरटी से, बिंदु नंबर 3 क्या है? ग्रह वो होता है जो अपनी कक्षा के सारे पिंडों को साफ कर चुका है। आज बताइए साफ करने का मतलब क्या है? आज बताइए साफ करने का मतलब क्या है? सर जोवियन का मतलब, बेटा जोवियन का मतलब जुपिटर के समान, हिंदी में बता रहा हूं, जोवियन का मतलब जुपिटर के समान ये होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए चौथा क्या था? चौथा क्या था? अपनी कक्षा के सारे पिंडों को साफ कर चुका। साफ कर चुका मतलब पक 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 निगल चुका है, सब कुछ निगल गया, एक्रीशन हो चुकी उसकी। समझ में आया? तो सर अभी भी क्या टकरा रहे हैं? नहीं नहीं, हो गई एक्रीशन। जिनकी एक्रीशन नहीं हुई वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? तश्तरी में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये जो तश्तरी बताई आपको, ये अभी भी वो है। सभी को समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा, एक छात्र ने भी लिखा है, उसके ऑर्बिट में कोई और प्लैनेट नहीं। बेटा थोड़ा सा सही करना चाह रहा हूं, उसके ऑर्बिट में कोई और पिंड नहीं है। उसने उन पिंडों को क्या किया कि भाई मैं यहां का राजा हूं, मैं पृथ्वी हूं, मैं यहां का राजा हूं, इस पूरी कक्षा का राजा मैं हूं।
इस पूरी कक्षा में अगर कोई और चीज होगी तो वो मुझसे चिपक जाएगी। चंद्रमा, अगर तुम मुझसे चिपक नहीं सकते तो मेरे गुरुत्व के कारण मेरे चक्कर लगाओगे। राजा एक ही है। समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। तो ये आपका जो डाउट था, आशा है वो क्लियर होगी। अब सवाल ये आता है कि ये वाले जो ग्रह हैं ये चट्टानों से बने हैं और ये गैस से बने हैं, तो क्यों? चट्टानों से बने हैं और गैस से बने हैं, तो क्यों? शालिनी जी लिख रही हैं, बार बार लिख रही हैं, पता नहीं क्यों लिख रही हैं, सर अगर दूसरे ग्रहों या तारों के लोग हमें कई लाखों वर्ष पहले के देख रहे हैं तो लाइट कैसे प्रेस खत्म हो जाता है? और शालिनी जी इसको बार बार भेजती रहेंगी। शालिनी जी मुबारक हो, आपका प्रश्न पढ़ लिया, आगे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि अधूरा प्रश्न है। क्यों नहीं क्लास पे ध्यान दे रही हैं? ध्यान दे दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका एक बहुत सरल सा उत्तर है और मैं लिखना चाहता हूं। मैं इस उत्तर को लिख दूं। सर क्या शनि ये करता है? मुझे नहीं पता आप क्या बात करें, मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका उत्तर है डेंसिटी डिफरेंशिएशन। टेम्परेचर डिफरेंशिएशन। अभी समझाऊंगा, इसको लिख लीजिए। सर हिंदी में लिख दीजिए। कुछ नहीं, ऐसा कुछ मैंने बात नहीं की। मैंने आपको अभी बताया ना, विभेदन एक बड़ी प्रक्रिया है। विभेदन, दो प्रकार का विभेदन इसका जिम्मेदार है। दो प्रकार का विभेदन इसका जिम्मेदार है। एक है घनत्व विभेदन और दूसरा क्या है? दूसरा है तापीय विभेदन। ठीक है, सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ उत्तर होंगे। सर सूर्य के नजदीक होने के कारण धूल कण को उड़ा ले गया, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, मैं अब आपको उत्तर दे रहा हूं। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। अब सिर्फ इसी पे ध्यान देना, ये है क्या? मेरे पास एक मेज है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यह समझा रहा हूं, पहला वाला समझा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, सभी को उत्तर देना है। मेरे पास एक मेज है, उस मेज पर एक ग्लास है। इस ग्लास में मैं 3 तरल भरने वाला हूं। पानी X, ठीक है, तेल समझ लीजिए, पेट्रोल Y, 2 तरल डाल दिए। और तीसरा मैंने डाला, कोई और तरल डालूं तो क्या डालूं? पारा, मर्क्यूरी, Z। आपने देखा है थर्मामीटर में पारा होता है कि नहीं होता है? थर्मामीटर में पारा होता है, थर्मामीटर में मर्क्यूरी होता है। अब ये तीनों चीजें हैं मेरे पास और मैं इनको ग्लास में रख लिया। ठीक है, जो पारा नहीं समझते इसको छोड़ दीजिए, आप Z को ले लीजिए, रेत। चलेगा? पानी है, पेट्रोल है और रेत है, इसका एक मिश्रण है। मैंने ग्लास में लिया और मैं ग्लास को हिला रहा हूं। जल्दी से बताइए जो पारा नहीं जानते। ठीक है, रेत है, पानी है, पेट्रोल है। ध्यान दीजिए, कोई चैट देखने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पे समझ आएगा, उसमें कुछ और सोचना नहीं है, लिखना भी नहीं अभी। तो ग्लास है, ग्लास में पानी है, पेट्रोल है और रेत है, और मैं उसे हिला रहा हूं। तो क्या बनेगा? मिश्रण रहेगा। मिश्रित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लगभग क्या वो पूरा का पूरा जो मिश्रण है वो रेतीला होगा या नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बताइए, रेतीला होगा या नहीं होगा? रेतीला होगा। ठीक है नताशा जी जवाब सुन लीजिए, समझा रहा हूं आपको, ध्यान यहां पर दीजिए, अब चैट करना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो मिश्रित होगा, यस, धन्यवाद। अब मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, 3 दिन तक ऐसे ही रहा, 3 दिन तक मैंने इसको हिलाया नहीं। तो क्या ग्लास अभी भी मिश्रित होगा या कुछ और होगा? क्या हो जाएगा? अगर 3 दिन तक हिलाया नहीं तो क्या हो जाएगा? जल्दी से ध्यान दीजिए, मैं उत्तर चाह रहा हूं। सर अब इसमें परत बन चुकी होगी, नीचे आ जाएगी रेत के कण, उसके बाद आ जाएगा सर पानी, और पानी की सतह पर तैरेगा तेल। तो तेल क्या था बच्चों? Y, पानी क्या था? X,
और नीचे क्या था, Z बन जाएंगी, परत बन गई। बहुत अच्छी बात है, ठीक है सभी लोग। बहुत सामान्य सी बात कही मैंने, बहुत ही सामान्य सी बात कही, और मैं बताना चाहता हूं इस सामान्य सी बात हमारे जीवन में हमेशा घटित होती है। हम इसको जानने के बावजूद भी बहुत सी चीजें रटते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है, ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब वो मिश्रण को हमने हिलाना बंद किया तो सारे के सारे कण नीचे जाने लगे। नीचे क्यों जाने लगे, जल्दी से बताइए। ये सारे के सारे कण नीचे जाने लगे। नीचे कौन सा बल इन्हें खींच रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा बल? सर पृथ्वी का गुरुत्व बल, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। लेकिन जो इनकी नीचे जाने की गति थी ना, वो किस पर निर्भर करती है? ये किस पदार्थ से बने हैं, उनका घनत्व क्या है। तो जिसका घनत्व ज्यादा होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो तेजी से नीचे आता है। तो तेल, पानी और रेत में कौन सबसे भारी था? रेत सबसे भारी थी, वो चट्टानों से बनी थी, वो पहले आ गई और नीचे इकट्ठा हो गई। तेल और पानी में कौन भारी है? तेल और पानी में कौन भारी है? तेल भारी है, आ गया, और फिर तेल। सबको समझ में आ गया? गुरुत्व खींचने वाला, गुरुत्व खींचने वाला, क्योंकि रेत तो चट्टान है ना, रेत तो बच्चों चट्टान है। और रेत पता है किससे बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। सिलिका क्या है? एक नॉन मेटल है, अधात्विक है। और एल्यूमिनियम तो आप विश्व भूगोल में मुझसे पढ़ चुके हैं, धातु है। धातु होता है ना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मैंने आपको बताया बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला भी जाता है। तो भैया ये जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, ये तो भारी थे, चट्टाने भारी थी, चट्टाने नीचे आ गई, उसके बाद पानी आया, उसके बाद तेल आया। और क्या तेल में से अगर पेट्रोल, सुनिए, अगर पेट्रोल सड़क पे बिखेर दिया जाए तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो पेट्रोल रहेगा या वाष्पित हो जाएगा? पेट्रोल रहेगा या उड़ जाएगा हवा में? सर उड़ जाता है, क्योंकि तेल तो वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल क्या होता है? जो वाष्प में बदल जाए, तेल अपनी भाप बन जाएगा, मतलब तेल के वेपर बन जाएंगे, तेल के वेपर बन जाएंगे। तो वो तो ऊपर चला गया। तो हो सकता है इसकी सतह पर कुछ तेल के भाप भी हो, संभव है। सभी लोग मेरे साथ ये बताइए, क्या मैंने कोई कठिन बात बताई? कोई भी कठिन बात थी? ये आपने अपने जीवन में देखा या नहीं देखा? हां या ना? हां या ना? सभी लोग। इसमें क्या प्रक्रिया लगी? केवल एक प्रक्रिया, गुरुत्व का खिंचाव। पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ सब चीजों को खींच रही है। लेकिन अलग अलग क्यों हो गए? क्योंकि आपका जिस पदार्थ से आप बने थे, भारी पदार्थ गुरुत्व के केंद्र के पास चले गए, नीचे चले गए, और हल्के पदार्थ दूर। मुश्किल तो नहीं था? मुश्किल नहीं था? उत्तर तो आपके सामने है। धातु, चट्टान और गुरुत्व का केंद्र। किसका गुरुत्व है इस बार? सूर्य खींचने वाला है, खींच रहा है। किस पर ज्यादा खिंचाव महसूस होगा? धातु व चट्टानों पर या गैसों पर? किस पर ज्यादा होगा? सोच के बताइए। ठीक वही सिद्धांत लगा है, और ये ग्रहों का मूलभूत सिद्धांत है, जिसको कहा जाता है घनत्व विभेदन। जब एक सौर मंडल में बहुत सारे कण उसके चक्कर लगा रहे थे, तो कौन से कण सूर्य के पास थे? भारी पदार्थों के कण सूर्य के पास थे, और हल्के पदार्थों के कण उससे दूर थे। समझ में आया? बहुत मुश्किल तो नहीं था। ये एक कारण है, ये अकेला कारण नहीं है, ये एक कारण। तो एक कारण क्या है? घनत्व विभेदन। जो भारी पदार्थ थे वो इस तरफ आ गए और हल्के पदार्थ इधर हो गए। सर ये समझ नहीं आया? ये आया था सर, ये तो आया था, ये तो आसान था। अब यूं समझ लीजिए, ग्लास को हमने ऐसे घुमा दिया और पृथ्वी इधर कर दी, पृथ्वी इधर कर दी। अगर ये ग्लास होता और ये पृथ्वी होती, तो यहां पर क्या आता है? भारी रेत आएगी, पानी आएगा, फिर गैस आएंगी। मुश्किल तो नहीं था? ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है, पहला ये। दूसरी चीज
आपके घर में गैस है, सिलेंडर में आती है ना, सिलेंडर में गैस आती है, हिला के देखिएगा तो वो तरल है। सो गैस का जो सिलेंडर होता है, इसमें जो गैस होती है ना, ये तरल होती है, तरल होती है। क्यों? क्योंकि एलपीजी है, पी का मतलब दबाव, प्रेशर से इसको तरल किया गया। जब ये पाइप से निकलती है और आपके चूल्हे में आती है तो चूल्हे में ये गैस बन जाती है वापस। समझ में आया? गैस हल्की होती है, गैस हल्की होती है। और अगर गैस की क्या प्रॉपर्टी है? जो तरल होते हैं, तरल के मॉलिक्यूल पास में होते हैं कि नहीं होते हैं? और गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो गैस फैलती है। अगर मैं कोई गैस, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कोई गैस को गर्म करूं, अगर मैं इस गैस को गर्म करता हूं, इसी में मैंने आग लगा दी और गैस को गर्म कर रहा हूं, तो उसका आयतन क्या होगा? अगर गैस को गर्म किया तो क्या होगा? पीयूष कह रहा है सर व्हाट इज डिफरेंट रॉकी एंड गैस प्लैनेट। सो पीयूष दिमाग लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, या छुट्टी पे भेज दियो? छुट्टी पे भेज दियो क्या? ये डिफरेंस नहीं दिख रहा है? धातु और चट्टान, और गैस क्या होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। घर छोड़ दियो क्या दिमाग? बोला फिर सर फिर अंतर क्या हुआ टेरेस्ट्रियल में और इसमें? ये चट्टानों से बने। बोला फिर अंतर क्या हुआ? खैर अगर ये देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये छात्र जो है उस पर। तो जल्दी से बताइए, गैस फैलती है कि नहीं फैलती है? गैस फैलेगी, उसका आयतन बढ़ जाएगा, जितना गर्म होगा उतना ज्यादा गैस फैलती जाएगी। अब मुझे बताइए गर्म कहां पर ज्यादा है? कौन सा क्षेत्र ज्यादा गर्म है, एक्स या वाई? एक्स या वाई, कौन सा क्षेत्र ज्यादा गर्म है? कौन सा क्षेत्र ज्यादा गर्म है? अगर तुलना की जाए कौन से ग्रह ज्यादा गर्म होंगे? सर ये सूर्य के पास हैं, ज्यादा गर्म होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो इनमें मान लीजिए अगर गैस हुई भी तो वो गैस तो फैल जाएगी और वो इनके पास रुकना नहीं चाहेगी, वो इनको छोड़ के दूर चली जाएगी, इनके गुरुत्व के भी परे चली जाएगी कि नहीं? तो ये अपनी गैस को पकड़ नहीं पाएंगे, इनकी गैस लूज हो जाएगी। तो इनके पास किसका आधिक्य हो जाएगा? एक्सेस ऑफ व्हाट? रॉक्स। गैस कम हो जाएंगे। यहां आते आते तक गैस क्या हो गई? ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, और इनको रोक भी सकते हैं। और इतना रोका इन्होंने तो इतनी गैस पकड़ ली हाइड्रोजन हीलियम कि भाई ये सबसे बड़े हो गए। सभी लोगों को दो चीजें समझ में आ गई? सभी लोग। तो पत्थर वाले जितने भी पत्थर मेटल वाले वो हैं, वो सारे इधर रह गए क्योंकि ये भारी थे अपने आप ही। ऐसा इस तरह से इनका अरेंजमेंट ही हुआ, भारी चीजें सूर्य के पास, हल्की चीजें सूर्य से दूर। क्या इनके पास गैस नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तापमान सापेक्षिक रूप से ज्यादा था तो वो गैस बढ़ गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि तापमान की वजह से ये गैस अपनी रोक नहीं पाए। तो दूसरा कारण क्या है? तापीय विभेदन। ये क्या थे? गर्म थे, ये अपनी गैस को नहीं पकड़ पाए, इनकी गैस एक्सपैंड हो गई, इतनी एक्सपैंड हो गई कि भैया हम ग्रेविटी अपने पास रखो, छोटे छोटे से ग्रह हो तुम, हम निकले। लेकिन इनका क्या था? आप निकले और हमने पकड़ लिया, तो इनके पास ज्यादा हो गए। समझ में आ गया? दो हो गए कारण। तीसरा कारण, सर इसका मतलब कि घनत्व बृहस्पति से अधिक, फिर बृहस्पति को किस वजह से भारी ग्रह कहते हैं? अरे यार पता नहीं क्या, कोई बुद्धि कोई सोच नहीं लगाते हैं, कोई बुद्धि कोई सोच लगानी ही नहीं है ना। चलिए ये दो समझ में आया। तीसरा कारण, 3 कारण से हुआ है ये। तीसरा कारण है सौर पवन। सूर्य की सतह पर तूफान आते हैं, चुंबकीय तूफान, विद्युत चुंबकीय तूफान। उनसे क्या होता है? बहुत सारे पदार्थ, प्रोटॉन, कल बताया था आपको, प्रोटॉन और आयनीकृत कण। सो क्या आ रहे हैं? कण आ रहे हैं। कौन से कण आ रहे हैं? सौर पवन कण।
ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं मैं बताना चाहता हूं। आप पूरे के पूरे शरीर जो है, आप खेलने गए, फुटबॉल खेलने गए, पूरे शरीर पर, कपड़ों पर धूल मिट्टी है, तो किसी ने क्या किया, एक पानी के पाइप से आपके ऊपर खूब तेज धार मारी पानी की, तो उस पानी ने क्या किया, आपके ऊपर जितनी मिट्टी थी उसको क्या किया, धो लिया, अपने साथ धोते हुए ले गया। तो जो सूर्य से जो कण निकलते हैं ना, ये सारे के सारे कण जब सौरमंडल में आते हैं तो जो इनका छोटा छोटा वायुमंडल होता है ना, ये उसको अपने साथ बहा के ले जाते हैं। इनका प्रभाव यहां पर ज्यादा होता है क्योंकि ये सूर्य के समीप है, सूर्य के पास ज्यादा है। तो सौर पवन जब आती है, सौर पवन क्या होता है, एक किरणों की, कणों की नदी है जिसमें प्रोटॉन है, आयनीकृत कण है, वो सारे कण निकल रहे हैं, सूर्य से निकल रहे हैं। उनके रास्ते में जो भी आएगा वो उसको, अगर ठोस होगा तो बच जाएगा, लेकिन अगर तरल या गैस होगा तो उनके साथ बह जाएगा। तो वो सारे के सारे बह जाते हैं बाहर की तरफ। यहां आते आते तक सौर पवन थोड़ी मंद हो जाती है और यहां तक वो मामला लेकर आए, इन्होंने पकड़ लिया। सभी लोग मेरे साथ यहां तक क्लियर, सभी लोग क्लियर है? तो फिर से लिखना चाहता हूं और आप लिख लीजिए, जल्दी से लिखेंगे। सूर्य 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हुए, पार्थिव पृथ्वी के समान। और ये क्या हुए, जोवियन जुपिटर के समान। लिख लिया, लिख लीजिए। अब प्रश्न पूछेंगे और प्रश्नों का सबका उत्तर दूंगा, मैं सबका उत्तर दूंगा। सर, ओरिजिन ऑफ सोलर विंड, सौर प्रकाश कहां से आता है, सौर पवन कहां से आती है? सौर पवन, प्रोटॉन, आयोनिक या आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, प्रोटॉन, आयनीकृत कणों की धारा, ये आती है। ठीक है, कहां से आती है? सूर्य की सतह पर आने वाले विद्युत चुंबकीय तूफान। सर, ये कैसे तूफान होते हैं? ये अब आपकी समझ के बाहर है। अभी ये जरूर बता दिया मैंने, ये जरूर मैंने बता दिया कि जैसे अभी तूफान आया है, तूफान बिपोर जो है आज दिल्ली तक उसका प्रभाव आया है, और वैसे दिल्ली, राजस्थान में तो उसका प्रभाव अब पहुंच भी गया होगा। दिल्ली में छोटा सा प्रभाव आया, हल्की सी बारिश हुई थी, लेकिन अगले 2 दिन वो आएगा। तो हमारे पास क्या है, वो वायुमंडलीय तूफान है। लेकिन सूर्य की सतह पर विद्युत और चुंबकीय तूफान आते हैं, जिसमें सूर्य से तो आप यही जानते थे अभी तक क्या आता था, सूर्य से क्या आता था, सूर्य से तो केवल ऊष्मा आती थी ना। अभी तक तो आप यही जानते थे कि सूर्य से ऊष्मा आती है, किस फॉर्म में, प्रकाश आ रहा है। लेकिन अब मैं बताना चाह रहा हूं सूर्य में क्या आता है, कण भी आते हैं। और ये जो कण आते हैं, ये कण क्या कहलाते हैं, सौर पवन। समझ में आया? यहां तक क्लियर? सर, फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे नहीं गया? देखिए, पहली बात ये नियम है। इस नियम के फिर कुछ विपरीत भी होगा ना, वो भी देखेंगे। पहले यहां तक समझे, ये आया या नहीं, यहां तक का यस या नो करिए, फिर आगे की भी चीजें बताऊंगा, है ना। अपवाद भी तो आएंगे इसमें, ये नियम तो समझ में आना चाहिए। नियम आया। विशाल कह रहे हैं अर्थ पर वाटर कहां से है? अर्थ पे वाटर की बात हो रही है अभी तो नहीं हो रही है, जब होगी बता देंगे। सभी लोगों को यस या नो, यहां तक आया? यहां तक आ गया? चलिए, अब रुकते। अब ये क्या है, सौर पवन क्या है, खतरा है। किसके लिए खतरा है? एक ग्रह के वायुमंडल के लिए खतरा है, क्योंकि वायुमंडल को बहा के ले जाएगा, उसके गैसीय आवरण को बहा के ले जाएगा।
तो इस खतरे को अगर अगर आपको वायुमंडल रखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच किसके पास है? पृथ्वी के पास है। पृथ्वी के पास सुरक्षा कवच है। क्या नाम है उस सुरक्षा कवच का? क्या नाम है उस सुरक्षा कवच का? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी एक चुंबक है, पृथ्वी का भू चुंबकत्व। सभी लोग प्रश्न पूछिएगा, मेरे पास आंसर है, बट प्रश्न जायज होना चाहिए। तो पहली बात यह थी कि सूर्य से क्या आ रहा है? प्रकाश भी आ रहा है और कण भी आ रहे हैं। प्रकाश भी आ रहा है, कण भी आ रहे हैं। आपके स्क्रीन से क्या आ रहा है बच्चों? प्रकाश आ रहा है, कण आ रहा है? आपके स्क्रीन से प्रकाश आ रहा है, कण आ रहा है? ये जो ओजोन की बात कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं, गलत उत्तर है। ओजोन वाले छोड़ दीजिए, भू चुंबकत्व इसका उत्तर है। ओजोन वाले एकदम गलत उत्तर है। कोई बात नहीं, गलत हो जाता है। पहला प्रश्न हो गया, क्लियर हो गया सभी को? आपके स्क्रीन से, मोबाइल स्क्रीन से क्या आ रहा है बच्चों? प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। अगर मैं छींकता हूं तो क्या आपके स्क्रीन से कुछ कण तो नहीं निकल रहे? नहीं निकलेंगे, प्रकाश आ रहा है। सूर्य से प्रकाश भी आ रहा है और कण भी आ रहे हैं। बहुत ऊर्जा वाले कण आ रहे हैं, उनके रास्ते में नहीं आना है। अगर आ गए तो भाई मजबूत होने चाहिए, ठोस होने चाहिए। गैस वैस है तो बहा के ले जाएंगे। तो क्या हो रहा है? वो बहाकर ले जाएगा, बहाकर ले जाएगा। अब क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। कैसे सुरक्षा हो रही है? पृथ्वी के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है, इसको भूचुंबकत्व कहते हैं। सर समझा दीजिए। आएगा, बता दूंगा, चिंता मत करिए। इससे जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है ऑरोरा। ऑरोरा पर कई बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, वो भी बताऊंगा। नॉर्दर्न लाइट, सदर्न लाइट क्या होते हैं, बिल्कुल बताऊंगा। सभी लोग को समझ में आया? उषा कुमारी कह रही सौर पवन समझ नहीं आया। देखिए एक बात बताइए सभी लोग, एक बात बताइए मुझे, अगर आपको किसी चीज की जानकारी दी जाए, किसी चीज की जानकारी दी जाए कि सूर्य से प्रकाश के साथ कण भी आते हैं और ये जो कणों की जो तरंगे हैं, जो धारा आ रही है, इसको सौर पवन कहते हैं, तो ये तो आपको जानकारी दी। अब इसको समझ नहीं आएगा क्या मतलब है, ये बताइए। मैंने तो जानकारी दी ना, ये लिखा है। क्या है ये? जानकारी है या बहुत बड़ा सिद्धांत दिया मैंने? बच्चों बताइए, जानकारी दी या सिद्धांत दिया? जानकारी दी या सिद्धांत दिया? सूर्य से प्रकाश के साथ कण भी आते हैं, जानकारी या सिद्धांत? जानकारी या सिद्धांत? जानकारी दी या सिद्धांत दिया? जानकारी दी। समझते क्या है? सिद्धांत को समझा जाता है, जानकारी तो सुनी जाती है, लिखी जाती है, मानी जाती है। मैंने आपको जानकारी दी, बोले सर समझ नहीं आया। अच्छा, इसका किसी ने कारण पूछा, किसी ने कहा इसका कारण बताइए, तो कारण क्या बताया? कारण क्या बताया? अभी एक बात बताइए, बहुत बुरी तरह से गुजरात में तेज हवाओं ने पेड़ों को तोड़ दिया, पेड़ों को तोड़ दिया। इतनी वर्षा हुई कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। तो वहां पर क्या है? पदार्थ आया, तेज हवा आई, उसने पेड़ों को तोड़ दिया, उसने वो। तो अगर मैं आपसे कहूं तूफान भीषण नुकसान पहुंचा सकता है, तूफान के पास एनर्जी होती है, तो आप मान जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि सूर्य की सतह पर तूफान आ रहे हैं, उन तूफानों में विद्युत और चुंबकीय प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनसे कण निकल रहे हैं। जानकारी दे दी और उसका कारण बता दिया। सर समझ नहीं आया, बड़ी गलत बात है भाई ये। क्या करें? अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर वही हो जाता है। होता पता है क्या है? होता ये है, ये होने लगता है। हमने आईएएस बनना है और एक लंबी मैराथन रेस है, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कदम लेकर आखिर में अंत में लक्ष्य तक पहुंचेंगे। लेकिन यहां क्या है? छोटे छोटे कदम में ही हम डगमगाने लगते हैं। हमें समझ नहीं आया। भाई जानकारी दी है, मेरा नाम सचिन है, सर समझ नहीं आया? कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा नाम सचिन है भाई, वो जानकारी है या नहीं? तो अब क्या लग रहा है? अगर आज समझ में नहीं आया तो मैं आईएएस नहीं बनूंगी,
आज ही मेरा नुकसान हो जाएगा। मास्टर जी कलेजा निकालिए, अभी बताइए। बता रहे हैं बच्चे, हर चीज को समझना नहीं है, जानकारी सूचना दी है। अब मैं आप लोगों को एक मैसेज पढ़ के बताना चाहता हूं। मैसेज ये कहता है कि सर आज हमने रिकॉर्डिंग देख रहे थे और क्योंकि मेरे कप में मुझे लगा क्रैक आ गया है, इसलिए हमने पूरी क्लास दोहरा ली। अब मेरा कप मजबूत हो गया है, लेकिन कुछ डाउट रह गए, वो मैं आस्क डाउट पे पूछ लूंगा। अच्छी बात है, लेकिन इसका दबाव थोड़ी लेना है। इसका दबाव क्यों लेना है भाई? अगर शिक्षक आपको जानकारी दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं, अरे जानकारी दे रहे हैं, ये नीले रंग का कप समझ नहीं आया, नीला ही क्यों है, पीला क्यों नहीं है, तो ये मजाक न करें, अपने साथ टॉर्चर कर रहे हैं। क्यों अपने को सजा दे रहे हैं? जिस बच्चे को लगा कि यार मुझे शायद समझ नहीं आया, उसने दोबारा देख लिया, बट जानकारी को समझ से कंफ्यूज ना करें। एक और प्रश्न बताता हूं सर। सन धूल और गैस से बना है और जो बच्चे थे वो प्लैनेट से बने हैं, और आपने कहा सूर्य में संलयन हो गया, तो क्या ग्रहों में संलयन नहीं हो सकता? सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। ग्रहों में संलयन नहीं हो सकता? जल्दी से बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? सूर्य में संलयन हो गया, ग्रहों में संलयन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सवाल है। मैं बिल्कुल ऐसा सवाल में समझ की बात है। हम बता रहे हैं कि वहां से कणों की धारा को क्या कहते हैं? सौर पवन। सर समझ नहीं आया। अबे डांट क्यों रहे हो? सिंपल है, प्यार से। नहीं बच्चे कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो मैं और पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। फिर भी वही कहूंगा, जानकारी तो है भाई, तो क्यों नहीं होता है? ये एक सिद्धांत वाली बात है। तो मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। मैंने सोचा ये उत्तर, क्योंकि आप प्रश्न पूछते हैं, वाजिब प्रश्न है। एक बात बताइए, एक गांव है, जल्दी से बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक किसान है, इसके पास में एक आम का बाग है। दुनिया के सबसे बढ़िया आम इसके पास होते हैं, दुनिया के सबसे बढ़िया आम इसके पास होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम किस पर बात कर रहा हूं? संलयन पर बात कर रहा हूं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट। इसके पास आम का बाग है, इसके पास सर्वश्रेष्ठ आम है इस पूरे क्षेत्र में इसी के आम के बाग में सर्वश्रेष्ठ आम होते हैं। इसने निर्णय किया, छोटा सा किसान है, छोटा सा परिवार अपनी आजीविका चलाता है। इसने निर्णय किया, इस वर्ष 2023 में मैं इस क्षेत्र के सभी घरों में अपने आम भेजूंगा और मैं पूरे देश में अपने बाग के आम का जूस बेचूंगा। 2023 में इसके पास कितने पेड़ हैं? इसके पास 10 पेड़ हैं। जल्दी से बताइए, संभव है या नहीं है? छोटी सी आय का किसान ये कहता है कि इस पूरे क्षेत्र में सबके यहाँ मेरे आम जाएंगे, सबके पास मेरे आम जाएंगे, पूरे देश में उन आमों का रस भी जाएगा, जबकि आम पेड़ों पे लगते हैं। संभव है या नहीं है? नहीं सर, संभव नहीं है। हाँ, इसका मन हो सकता है बाद में और क्षेत्रफल ले ले और खेत ले ले, उन्हीं में इन्हीं बीजों की पौध लगा के रोपित करे और बढ़ जाए। संभव है कि नहीं है? संभव है ना। अच्छा, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में एक बड़ा जमींदार है। जमींदार के पास 99.9999% भूमि उसके पास है, वो भूमि का स्वामी है। उसने यहां से आम के पौध और उनकी बीज ली और ये वाले यही आम इस पूरे क्षेत्र में लगा दिए। क्या ये इस जमींदार के लिए संभव है कि ये 2023 नहीं, लेकिन जब भी ये चाहता है ये सबका कर सकता है या नहीं कर सकता? सभी लोग को समझ में आया? ये जमींदार बच्चों हमारा सूर्य है। सूर्य के पास 99.8% द्रव्यमान है। जब ये सारे कण आपस में टकराएंगे ना बच्चों, जब ये सारे कण आपस में टकराएंगे, इनका संघटन होगा, घर्षण होगा, तो तापमान बढ़ेगा, इतना हो जाएगा कि संलयन हो पाएगा। छोटी सी पृथ्वी का द्रव्यमान, बल्कि सौर ग्रह के सभी ग्रहों का द्रव्यमान इतना कम है कि उनमें संलयन नहीं हो सकता। समझ में आया? क्लास के प्रारंभ में भी बताया था कि पूरी छान रही है मम्मी, गैस खुली ऑन छोड़ दी, थोड़ी देर में ऐसा नहीं कि कढ़ाई में संलयन हो जाएगा। संलयन के लिए आपको बहुत सारी ऊष्मा चाहिए। समझ में आया संलयन? तो ये एक उत्तर आया था। आशा है आपको आम वाले उदाहरण से समझ में आ गया होगा। प्रश्न ये सिद्धांत था, ये मुझे समझ में आता है।
अच्छा, एक और प्रश्न है, इसमें मुझे बहुत बुरा लगा ये वाला प्रश्न, तो थोड़ा सा मुझे इसमें मदद करिएगा। एक बात बताइए कि केजीएस में सारे शिक्षक प्रेरित हैं आपको अपना बेस्ट देने के लिए, आपका अपना बेस्ट निकालने के लिए? हाँ या ना? हाँ या ना? प्रेरित है ना? क्या हम सारे के सारे ये कहते हैं बेटा आप भी अपना बेस्ट दीजिए, हम भी बेस्ट दें? तो क्या हम आपको कहीं पर गलत बताएंगे? तो एक छात्र का डाउट ये है, सर आपने कहा कि शुक्र ग्रह 70% सौर प्रकाश वापस भेज देता है, ठीक है, इसलिए वो सबसे चमकीला है। लेकिन सर फाउंडेशन क्लास में हमें पढ़ाया गया है कि शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर होने के कारण वो सारी की सारी ऊष्मा को रोक लेता है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है, और वो जो है सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है। अब एक बात बताइए सर कौन सा मास्टर सही है, वो या ये? तो आप हम लोगों की तुलना करेंगे, ये गलत बात है, नंबर 1। दूसरी चीज, हम में से कोई क्यों गलत बताएगा? ठीक है, यहां पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं, यहां पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता घूर्णन क्या होता है। तो बेसिक क्लासेस में जो सर ने पढ़ाया, जितनी वो जानकारी देना चाहते थे जिस भी संदर्भ में, मैंने तो देखी नहीं है बेसिक क्लासेस, बट अगर सर ने कहा, अगर सर ने ये कहा कि ये शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना है कि नहीं बना है, तो इसमें जो भी ऊष्मा है, जो भी अगर सूर्य से जो भी गर्मी आती है वो इसी में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, ये उन्होंने कहा, इस वजह से ये गर्म है। ये आपको फाउंडेशन में शिक्षक ने बताया। क्या गलत बात है? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अब मैंने आपसे क्या कहा, सूर्य का जो ये प्रकाश है ना बच्चों, सूर्य का जो ये प्रकाश ऐसे आ रहा था, उसका 70% ये परावर्तित कर देता है, परावर्तित करता है, केवल 30% अंदर जाता है। तो आपके सर ने 30% के बारे में बताया, 30% वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से गर्म हो रहा है और 70% की वजह से चमकीला हो रहा है। क्या दोनों शिक्षक नहीं कर सकते? मुझे नहीं पता कि सर ने कैसी क्लास ली होगी, मैं अपनी क्लास का बता सकता हूं कि मेरे शिक्षकों ने हमेशा मुझसे डायलॉग रखा है, मोनोलॉग नहीं रखा है। मुझे नहीं पता सर ने किस संदर्भ में आपको पढ़ाया होगा, सर ने क्यों वो बात नहीं कही होगी। हो सकता है सर ने भी बताया हो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, मुझे नहीं पता। हो सकता है आप लोगों ने प्रश्न ना किया हो। मेरी क्लास में मैं आपको प्रश्न करने के लिए आजादी देता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा का मतलब यह है कि छात्र के अंदर से निकालो। जब छात्र ऐसा कहने लगता है कि जो है सर समझ नहीं आया पवन, अरे तो बेटा जानकारी थी, तो ये गलत बात है। किसी ने कहा कि सर उन्होंने ये बताया, आपने ये बताया, अब हमको सब गलत लग रहा है। अरे भाई आपका विकास हो रहा है, आपके विकास के चरण। और मैं एक और बात बता दूं, कुछ इसमें निर्लज्ज होकर सिर्फ लालच कर रहे हैं, थोड़ा इस मास्टर से पढ़ लेते, थोड़ा उस मास्टर से, थोड़ा इस मास्टर से, सब लेकर खिचड़ी लेकर आईएएस बन जाऊंगा। आईएएस इस तरह से निर्लज्ज होकर नहीं बनेगा। गुरु तो अपने साथ सारी चीजें लेकर आता है कि नहीं लाता? कुछ सिद्धांत भी लाएगा, कुछ जानकारी भी लाएगा। हो सकता है किसी संदर्भ में किसी शिक्षक ने कुछ बताया हो, दूसरा बताया, गलत थोड़ी बताएंगे भाई। ऐसी बात आती है तो बड़ा अजीब सा लगा कि भाई क्या वो। और किसी ने, याद है पिछली क्लास में पूछा, सर एनसीईआरटी ना पढ़ें, केवल क्लास कर लें उससे काफी नहीं है? तो आपको समझ में आया कि क्लास में कुछ चीजें छूट भी तो सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस दिन मैं बोल दूंगा, मैं सच बता रहा हूं, जिस दिन सचिन अरोड़ा ने अगर क्लास में आके बोल दिया कि जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसी से यूपीएससी टेस्ट बनाएगी, समझ लेना मैं पढ़ाना छोड़ने वाला हूं। भाई यूपीएससी हमारे सोच के विकास को चाहती है, तब जाकर वो होगा। तो आप गलत समझेंगे और उसके बाद ऐसा प्रश्न पूछेंगे, सर जी बताइए कौन सा सही है, यार ये तो गलत बात है। ठीक है, एक और, सर आपने बताया कि उपग्रह जो है धूल कणों से ही बनते हैं, तो हमने कल दिखाया भी, एक्रीशन हो रहा है, संसर्जन हो रहा है। लेकिन एनसीईआरटी में तो लिखा है कि चंद्रमा जो है, वो हमारा जो चंद्रमा है वो एक ग्रह के टकराने से बना। तो बेटा नियम बताया, नियम में अपवाद होंगे, नियम में अपवाद होंगे। तो कैसे बनते हैं उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह कैसे बनते हैं? जो पेटियों के कण जो है ग्रह के चारों तरफ अगर रह गए तो वो बन जाएंगे। लेकिन क्या कोई और तरीका भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप सोचिए, आप खाना खाते हैं,
हाथ से खाते हैं, मुंह में डालते हैं, पचाते हैं। लेकिन रोगी अगर कोई हो जाए तो उसको खाना जो है नली से दिया जाता है कि नहीं? तो खाना आपके शरीर में पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचा देंगे, कई तरीके हो सकते हैं कि नहीं? तो अगर हमारे पास ये भी सोच नहीं होगा तो गड़बड़ है भाई। ये कैसी बात आप करने लगते हैं, सोचिएगा, ठीक है? तो अगर ये नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। किसी को तो ये भी नहीं पता कि हम बात क्या कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि सर कब तक ये अंतरिक्ष चलेगा? अंतरिक्ष थोड़ी, ये तो ग्रह बन गया, पृथ्वी बन रही है। अब एक और बहुत वैलिड सवाल आ रहा है, बहुत से बच्चों का वैलिड सवाल आ रहा है, सर अगर इस नियम से चले तो सबसे अधिक घनत्व मरक्यूरी का होना चाहिए और सबसे कम घनत्व इसका होना चाहिए कि नहीं? लेकिन सौर मंडल में सबसे कम घनत्व किसका है? सैटर्न का, कल बताया था। और मैक्सिमम किसका है? पृथ्वी का। तो क्या नियम टूटा? नियम तो टूटा, बिल्कुल टूटा, बिल्कुल टूटा, इसमें तो कोई बात ही नहीं, बिल्कुल टूटा, इसमें तो कोई बात ही नहीं। सर तो ये समझ नहीं आया। हाँ, ये बात मैं समझता हूं, यहां सिद्धांत की बात है। अगर आप ये कहो कि सर ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ, ये बिल्कुल सिद्धांत की बात है, आपका बिल्कुल जायज बनता है। पर अगर मैं कहूं भाई चौथे क्रम पे जुपिटर है, सर चौथे पर ही क्यों है, पांचवें पर क्यों नहीं है? अब ये वाले फिर मजे लेने वाली बात है, ठीक है? तो सभी लोग को बताना चाहता हूं घनत्व के कारण। कपास का घनत्व ज्यादा है या लकड़ी का? कपास का घनत्व ज्यादा है, लकड़ी का? किसका घनत्व ज्यादा है प्राकृतिक रूप से? प्राकृतिक रूप से किसका घनत्व ज्यादा है? जल्दी से बताइए, कौन ज्यादा घनत्व वाली होती है? सर लकड़ी ज्यादा होती है। अच्छी बात है, ठीक है, तो लकड़ी का घनत्व ज्यादा होता है प्राकृतिक रूप से। लेकिन कृत्रिम रूप से क्या कपास को कंप्रेस किया जा सकता है? रुई को लीजिए और कंप्रेस कर दीजिए, एकदम कंप्रेस कर दीजिए, ठीक है? 10 किलो की लकड़ी और 100 किलो का कपास, 100 किलो का कपास कंप्रेस करके उसी क्षेत्रफल में कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो पहला किससे बना? पदार्थ की प्रकृति से। एक तो पदार्थ की प्रकृति होती है कि उसका घनत्व क्या है, दूसरा पदार्थ पर प्रक्रिया से। कोई प्रक्रिया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उदाहरण देना चाहता हूं, गैसें है ना, गैस, ब्यूटेन गैस है, इसको जब मैं दबाता हूं, दबाना, कंप्रेस करता हूं, तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाती है, तरल हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? सभी को समझ में आया? ठीक है, अब वापस जाता हूं। सर ये आप कैसे जोड़ रहे हैं? अब जोड़ना बताता हूं। ये जो आपने कहा ना कि सर ये मैक्सिमम होना चाहिए, आप बिल्कुल सही हो। जो पदार्थ है ना, जो पदार्थ है मर्क्यूरी, उसका पदार्थ जो कण है वो सबसे ज्यादा घनत्व वाले कण है, लेकिन छोटू है, और पृथ्वी इनमें सबसे बड़ी है। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? पृथ्वी। अच्छा, जब पृथ्वी बड़ी है तो पृथ्वी के बाहरी परतों का दबाव और पड़ेगा कि नहीं? क्या पृथ्वी अपने वजन से और संकुचित हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। तो जो अंततः घनत्व आएगा पृथ्वी का आ जाएगा 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 5.6 सबसे ज्यादा है। सभी को समझ में आया? समझ में आया? तो जो आप सोच रहे हैं, आप लोगों की सोच और बुद्धि एकदम सही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो किन्हीं कारणों से ऐसा हुआ। जैसा हमने देखा यूरेनस, सारे के सारे ग्रह ऐसे घूमते, यूरेनस लुढ़कता है, तो कोई दुर्घटना हो गई होगी, मैंने कहा टकरा गए। ग्रह कैसे बनते हैं? एक्रीशन से बनते हैं, एक्रीशन संसर्जन से बनते हैं। लेकिन हो सकता है टकराने से, उससे पहले हमने बात की ना, संसर्जन और संघटन, टकराना भी तो डाला। तो कुछ ग्रहों के चंद्रमा टकराने से बने होंगे, टूट के निकल आए, कुछ के संसर्जन से बने होंगे। सिंपल है, समझ आया या नहीं आया? हां या ना? सुप्रीति बोली वंस मोर सर। क्या गजल सुना रहे हैं क्या सर? एक बार और पेशकश, वीडियो है, प्ले कर लेना। सभी लोग क्लियर? चलिए
तो पृथ्वी की बात हो रही है। पृथ्वी सबसे घना है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी बना जिस मटेरियल से है, निश्चित रूप से मरकरी का मटेरियल ज्यादा घनत्व वाला होगा, लेकिन पृथ्वी के पास ज्यादा मटेरियल है, तो उसका अपना दबाव भी उसको और थोड़ा थोड़ा घना बना रहा है। यहां तक आ गए? चलिए, तो सभी शिक्षक अपनी अपनी सोच के साथ बता रहे हैं, ये हम बताना चाहते थे। अच्छा, अब हम आ गए एक और विषय पर। यहां तक पृथ्वी हो गई, ग्रह बन गए, ये गैसीय क्यों है समझ में आ गया, और सौर पवन भी आ गया। सौर पवन पे और भी बात करेंगे, कुछ वीडियो भी दिखाएंगे, और ये सारी चीजें इस तरफ आ गई। ये दोनों, इसमें हाइड्रोजन हीलियम ज्यादा है और इसमें मीथेन अमोनिया ज्यादा आ जाता है। सभी लोग मेरे साथ? सर वीनस और यूरेनस उल्टा घूमते हैं, बिल्कुल उल्टा घूमते हैं। तो मैंने कहा ना, आपस में टकरा रहे हैं तो उल्टे भी हो गए, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि कुछ घूम रहे हैं। मैंने आपसे कहा 20 थे, 20 अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे, सब पिट पिटाकर जो है सबने अपनी अपनी एक पकड़ ली, लेकिन ये जो है अपनी कक्षा घूम गए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, अगर समझ में आ गया तो अभी तक जो बोला है हां बोल दीजिए, और नहीं है तो ना बोल दीजिए, हां या ना। हाँ या ना, यस और नो, अगर समझ में आ गया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि कुछ कुछ बीच में ऐसे ही, सर कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो बेकार की संवेदनाएं लेना ज्यादा चाहते हैं। तो अब देखते हैं पृथ्वी कहां पर है। तो पृथ्वी की स्थिति, स्थिति मतलब ब्रह्मांड में कहां पर है। तो एक तो आधुनिक विज्ञान ने हमें सब बता दिया, आधुनिक विज्ञान ने तो सब बता दिया, लेकिन जब विज्ञान का विकास नहीं हुआ था तो एक ऐसा काल था, एक ऐसा काल था, और खासकर आप भी जब छोटे बच्चे थे, हम ये सब मानते हैं कि सूर्योदय होता है और सूर्य जो है पूर्व से आता है पश्चिम चला जाता है, पूर्व से आता है पश्चिम, तो सूर्य चलता है, चंद्रमा चलता है, ग्रह चलते हैं और तारे। बहुत लंबे काल तक, बहुत लंबे काल तक ये मान्यता थी, जब विज्ञान की सोच नहीं बनी थी, कि पृथ्वी सबके केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ बाकी चीजें घूम रही हैं। और इस मान्यता को बहुत बड़ा सपोर्ट उन समय के धर्मों का भी था, धर्म ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ था। और अगर हम यूरोपीय भूगोल की बात करते हैं तो बाइबल भी ये कहती थी कि भाई पृथ्वी केंद्र में। ठीक है, तो जब ये माना गया तो ये जो पुरानी मान्यता है, इसको कहा जाता है टोलेमिक मान्यता। तो ये कभी कभी आ जाता है कि जियोसेंट्रिक मॉडल क्या था, भू केंद्रित मॉडल, मतलब पृथ्वी केंद्र में है। और यूनान के एक दार्शनिक हुए, दार्शनिक क्या हुए, भूगोलवेत्ता भी हो गए, मैप मेकर भी थे, उनका नाम था श्रीमान टोलेमी। ये एक ग्रीक यूनानी व्यक्ति थे, ग्रीक रोमन, मान लीजिए ग्रीक और रोमन के उसी टाइम यूरोप में। तो टोलेमी का यह मानना था कि पृथ्वी केंद्र में है। ठीक है, पृथ्वी केंद्र में है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, यूरोप में श्रीमान केपलर ने जब ग्रहों के मूवमेंट को अपनी दूरबीन से देखा, टाइको ब्राहे ने, निकोलस कोपरनिकस ने और गैलीलियो गैलीली ने जब देखा, तो उन्होंने पाया भाई हमारी गणित जो है ये बताता है कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं हो सकती, कुछ और केंद्र में है। फिर आया कि हम सब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, उस विचार को क्या कहा जाता है, सूर्य केंद्रित। और उसका श्रेय किसे मिलता है, कॉपरनिकस को मिलता है। श्रीमान कॉपरनिकस वो थे जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित मॉडल के लिए प्रूफ दिए, सब कुछ दिए। सभी लोग ठीक है? ठीक है, लेकिन सर भारत में ये सब 2000 साल पहले भी जानते थे, बहुत सुंदर है ना। तो सभी लोगों को समझ में आ गया। तो अगर ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, जियोसेंट्रिक का मॉडल का मतलब पृथ्वी केंद्रित और हीलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित। और अब क्या आधुनिक विज्ञान किसे मानता है, सूर्य केंद्रित। यहां तक क्लियर? सर हिस्ट्री वाले ऐसा ही कुछ बता रहे थे, ये तो मैं नहीं बताना चाहता हूं कि कौन क्या बता रहे थे, लेकिन इस पर बहुत बड़ी वो हुई। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, यूरोपीय चर्च तो इसके खास खिलाफ था कि इस नए मॉडल को कई लोगों को इसकी सजा दी गई अगर ये ऐसी बात करते थे। और
इत्तेफाक से कोपरनिकस जो है बच गए और वो इस सिद्धांत को दे पाए। ठीक है सर, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन गैस क्यों रह गया? मुझे पता नहीं भारत के क्या किस संदर्भ में प्रश्न आप पूछ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। तो हिस्ट्री में बता दिया गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके अब हमें आगे बढ़ जाना है। ये दोनों शब्द हो गए। अब आधुनिक विज्ञान ने तो सब बता दिया, सभी लोगों को, मेरे छात्रों को तो सभी पता है, छात्रों को तो सभी पता है कि कैसे बना, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी डिफरेंशिएशन क्या होता है, विभेदन क्या होता है, ठीक है, तापीय विभेदन क्या होता है, सौर पवन क्या होता है। अब हमें यह भी पता है सूर्य पहले बना लेकिन उसके बाद सारे ग्रह बने। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान नहीं था तब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उस पर लोगों ने अटकलें लगाई। तो जिसमें मैंने आपको कहा कांट और लैपलेस, इन्होंने एक नेबुला निहारिका की सोच रखी। ठीक है, कुछ लोग कहते कांट का वायव्य सिद्धांत था। भाई देखिए, दोनों ने निहारिका माना, दोनों ने माना कि एक निहारिका पहले हुआ करती थी। निहारिका मतलब गैसीय एक पुंज होता था और गैसीय पुंज घूम रहा था, इसमें से कुछ छल्ले निकले और कांट के हिसाब से 9 छल्ले निकले और 9 छल्लों से 9 ग्रह बन गए। तब 9 ग्रह की बात थी। लोगों ने कहा भैया ये छल्ले क्यों निकले, 9 ही क्यों निकले, 10 क्यों नहीं निकले, 8 क्यों नहीं निकले। तो इस सिद्धांत पे कई प्रश्न होने लगे। तो इसका मूल सिद्धांत जब कांट ने दिया था तो नेबुला सिद्धांत को और बेहतर गणितीय रूप से सही किया श्रीमान लैपलेस ने। तो उन्होंने कहा कि प्रारंभ में एक गर्म निहारिका थी, गर्म घूमती निहारिका, और जैसे जैसे वो निहारिका ठंडी होने लगी, ठंडी होने लगी तो उसका व्यास कम होने लगा। ठीक है, और उसकी गति, घूर्णन गति बढ़ने लगी और उससे छल्ले निकलने लगे। और इनका भी ये था कि छल्ले निकले और छल्लों से बन गए। तो गर्म क्यों थी, पहले गर्म क्यों थी, इतने ही छल्ले क्यों निकले, इस सब में रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है, शकूर कह रहे हैं सर कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है। शकूर अभी तो कई सवालों का जवाब दिया, अब आप जबरदस्ती करेंगे कि आपका नहीं पढ़ पाए तो भाई वो है, बाकी तो जो हमने आज कराया वो सारी बात यही है। ठीक है, अंतरिक्ष में धूल के कण कैसे हैं, शकूर जी आप बताएंगे अंतरिक्ष में धूल के कण कैसे आए? पूरी क्लास हो चुकी है, बिग बैंग से कण बने थे, सारे कण बनाए और बोला अंतरिक्ष में धूल के कण कैसे आए। तो शकूर जी अपना कमेंट अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आप ही के प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है, यहीं पर दिया जा रहा है। हाँ, शकूर जी का देख नहीं पाए तो शकूर जी स्क्रीन से निकल कर मारेंगे, ये बनता नहीं है शकूर जी, बेकार में ऐसा ना करें। ठीक है, तो कांट और लैपलेस ने निहारिका का सिद्धांत दिया था, ये एक सोच थी, बट ये क्या है, आधुनिक विज्ञान से जुड़ी नहीं है। सर तो फिर हम कौन सा माने, बिग बैंग माने या ये पुराने सिद्धांत माने? जल्दी से बताइए कौन सा मानना है, बिग बैंग या पुराना सिद्धांत, एक्स या वाई, कौन सा माने? परीक्षा की तैयारी में क्या करें? परीक्षा की तैयारी, सर बिग बैंग माने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिग बैंग माने। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यूपीएससी हमसे प्रश्न पूछेगी, ठीक है। यूपीएससी क्या कोई व्यक्ति है? नहीं, वो तो एक संस्था है, वो पेपर बनाएगी। क्या यूपीएससी बनाती है या कुछ शिक्षकों से बनवाएगी? जो प्रख्यात शिक्षक हैं उन्हीं से बनवाएगी ना, उनसे बनवाएगी। अब जब शिक्षक जब प्रश्न बनाता है तो वो बिग बैंग से लेता तो है, लेकिन उसने किताबें लिखी हुई हैं। श्रीमान सविन सिंह ने भूगोल पे किताबें लिखी हैं, वो इस पे नेबुला सिद्धांत पे 3-3 पेज लिखे थे, उनकी किताब बिकवाना भी चाहते हैं वो, तो वो कौन से उस एरिया से प्रश्न दे सकते हैं? बिग बैंग से तो देंगे। क्या वो निहारिका सिद्धांत के प्रश्न देंगे कि नहीं देंगे? दे सकते हैं, यूपीएससी तो नहीं। भाई उनकी किताब है, उन्होंने लिखी है, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे थे, उनका भाई यही आएगा। माजिद साहब जो है यहाँ जामिया में पढ़ा रहे थे, उन्होंने तो अपनी किताब में जो लिखा कई बार वही पूछ भी लिया। बच्चों ने कहा भाई इस बहाने किताब तो ले लो, मास्टर जी किताब से आता है। सही गलत कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बात मौलिकता से सही है गलत ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन क्योंकि वो बोर्ड में थे
जब उस पैनल में थे जिसमें वो प्रश्न बनाते थे, उन्होंने अपनी किताब से उठा के कई प्रश्न डाल दिए। तो जब शिक्षक बनाएगा तो क्या ये पुराने सिद्धांतों पर प्रश्न बना सकता है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विज्ञान की दृष्टि से जो आपको बताया बिग बैंग सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है। लेकिन आधुनिक विज्ञान से पहले जो कुछ लोगों ने सोचा, उनकी संकल्पनाएं भी हमारे सामने आनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत उनके बारे में, तो कांट और लाप्लेस ने एक निहारिका के संदर्भ में, वायव्य गैसीय भी कहा जाता है कांट के सिद्धांत को, बट वो निहारिका से शुरू है। तो अधिकतर किताबें, तो अंग्रेजी किताबें भी कहती हैं भाई निहारिका इन्हीं दोनों ने किया, एक ने दिया प्रतिपादित किया, दूसरे ने उसको सही कर दिया। बाकी जो आपने किताब में वो किया वो आप कर सकते। उसके बाद कुछ लोगों ने द्वितारक सिद्धांत दिए, द्वितारक भी दिए, एक ने तो चचा ने त्रितारक भी दे दिया था कि ये सूर्य था, ये सूर्य था, ये दूसरा था, दूसरा तारा, पहला तारा, दूसरा तारा, एक तीसरे तारे थे, वो भ्रमण पे निकले थे, यूं जा रहे थे। उन्होंने क्या किया, इसके सारे के सारे कणों को निकाल लिया अपने गुरुत्व से। लेकिन काफी जल्दी में थे तो चचा निकल गए, और यहां का क्या रह गए, इस वाले के कण रह गए। सूर्य दूर था इसलिए ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। अब ये तो चले गए अपना काम करके 3 नंबर, तो अब 2 नंबर का कचरा पड़ा हुआ है। 2 नंबर का कचरा है, क्या करेगा? 2 नंबर का कचरा जो है घूमेगा किधर? सूर्य के चारों तरफ, और इससे क्या बन जाएंगे? ग्रह। तो ग्रह किससे बने? वो 2 नंबर के कचरे से बने। ठीक है, ये त्रितारक वाले कर गए। द्वितारक ने क्या कहा, ऐसा सूर्य 1 नंबर, और यहां से जो है एक तारा घूमता जा रहा था। एक तो ये नहीं समझ में आता, घूमते घूमते चले जाते हैं, और इसका सब माल खींचना शुरू किया। तो इसके कण खींच लिए, कणों को खींच लिया। उन कणों को क्या कहा? ग्रहाणु। ग्रहाणु मतलब प्लेनिटेसिमल। और ये सब कहानियां हैं, बस सुन लीजिए, इनको रटना नहीं है। अब ये चले गए जनाब खींच खांच के, और यहां पर क्या रह गया? माल मसाला रह गया। अब माल मसाले ने क्या किया? परिक्रमा करनी शुरू की, उससे ग्रह बन गए। ठीक है, तो ये ग्रहाणु से बन गए। एक ने कहा हमारा सूर्य था, और भी कई सारे वो हैं, और बीच में क्या है? बहुत सारी धूल के कण हैं, अंतर तारक धूल, तारों के बीच में पाई जाने वाली धूल। इस धूल वाले मामले में सूर्य घुस गए। जब घुस गए तो इतना सारा माल उनको मिल गया, वो सारा माल जो है इनके चारों तरफ ग्रह बना गया। सही गलत का तो पता नहीं, लेकिन ये सारे के सारे सिद्धांत जो हैं ऐसे दिए गए। सभी लोग मेरे साथ? तो सही 7:30 पर लाइट चली गई। लाइट क्या चली गई? जो इन्वर्टर है उसने बैकअप नहीं दिया। तो सभी लोग, ये शायद इशारा है कि सर टेस्ट ले लीजिए। टेस्ट के लिए तैयार है? चलिए, यहां तक समझ में आ गया पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी कैसे बन गई। एक और अच्छी सी बात है, मुझे बताइएगा कितने लोग, पहला क्वेश्चन जो आज के सिद्धांत पे आधारित है। पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं। ऊपर की परत परपटी कहलाती है, अगर आपने स्कूल में याद हो या एनसीईआरटी पढ़ी हो। ऊपर की परत परपटी कहलाती है, बीच की परत मेंटल कहलाती है, और केंद्र की कोर कहलाती है। पता है सभी लोगों को? क्रस्ट, मेंटल, कोर, पता है या नहीं पता है? पता है। 3 लेयर हैं हमारे पास। सबसे हल्की कौन सी होती है? सबसे हल्की क्यों होती, कौन सी होती है? और पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतदार क्यों है? कौन बच्चा अभी बताएगा? एक ही शब्द से आंसर आ जाएगा। क्रस्ट, मेंटल, कोर, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, मेरा भी काफी उत्साह बढ़ेगा अगर आप सही उत्तर दे गए तो। बचपन में आपने रटा होगा, सियाल, सीमा, नीफे, ऐसे रटा था। ये क्यों है? घनत्व केंद्र में ही सबसे ज्यादा क्यों है? 3 सतह क्यों बनी? 3 लेयर क्यों बने? कौन बताना चाहेगा?
उत्तर उत्तर उत्तर, क्रस्ट मेंटल कोर। कारण 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 बताइए, कौन बताएगा? क्रस्ट मेंटल कोर कौन बताएगा? आज उत्तर दिया गया है इसका। बिल्कुल सही आकांक्षा जी, आकांक्षा चौहान। घनत्व विभेदन जो सूर्य में हो रहा था वही हुआ है। हम बचपन में रट रहे थे कि ये हल्का 2.8, ये फिर 5.5, वहां पे 13.6 और 8, ये घनत्व था अलग अलग लेयर्स का। पृथ्वी के अंदर जाइएगा तो घनत्व बढ़ जाता है। हम रट रहे थे, क्यों? सिर्फ एक ही सिद्धांत, घनत्व विभेदन। भारी चीजें केंद्र में चली गई, हल्की चीजें सतह पर, और उसके ऊपर भी, परपटी के ऊपर सबसे हल्की गैसों का आवरण, गैसीय आवरण। यही तो सौरमंडल में हुआ। मरक्यूरी, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये भारी चीजों से बने, फिर हल्की चीजें बाहर की तरफ। अगर सिद्धांत आ जाए तो सब जगह लग जाता है। चलिए, पहला प्रश्न बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं। आज के प्रश्न आप लोगों के लिए, आपको 5 मिनट दिए जा रहे हैं, इन सवालों के उत्तर दीजिए जल्दी से। जल्दी से, बहुत अच्छी बात है। जो घनत्व विभेदन समझ गए उनको एकदम सही समझ आया होगा। बाकी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। डेंसिटी डिफरेंशिएशन एकदम सही कह रहे हैं। कॉपी में लिख दीजिए, बस 5 या 6 फिल इन द ब्लैंक है। देखें किसको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। कोई बोला सर जैसा आप ग्लास वाला बताए थे, बिल्कुल सही बताए थे बेटा, लेकिन उत्तर में तो ग्लास वाला नहीं लिखेंगे ना, उत्तर में तो शब्द यूज करना पड़ेगा, घनत्व विभेदन। कुछ भी लिखना नहीं है, यहां नहीं लिखना, अपनी कॉपी में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए और पूरे नंबर लीजिए। देखते हैं कितने लोग इसकी पूरे नंबर लेते हैं। हल्की ऊपर और भारी चीजें अंदर, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं उत्तर दूं। तारों की टिमटिमाहट का कारण, टिमटिमाहट क्या कारण है बच्चों? ये तो लिख नहीं पा रहा है इसमें, अच्छा वो तो ऑन ही नहीं हुआ है। तो टिमटिमाहट का कारण था अपवर्तन। तारों में प्रकाश का कारण क्या है? अपना प्रकाश होता है, संलयन। द्रव्यमान की वो मात्रा जिस सीमा से कम होने पर एक श्वेत वामन में बदल जाएगा एक तारा, क्या होती है वो द्रव्यमान? कौन सी सीमा थी, कौन सा मान था? चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया था। चंद्रशेखर सीमा है, चंद्रशेखर मान। ये कितना होता है? सूर्य के 1.4 गुना ज्यादा द्रव्यमान। अगर उससे कम है तो आप अगला श्वेत वामन बनेंगे, बौना तारा बनेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास में 3 प्रमुख प्रक्रियाओं का नाम बताइए। 3 प्रमुख प्रक्रियाएं बताइए। पहली क्या है? एक्रीशन। एक्रीशन अंग्रेजी का शब्द है, उसको हमने संसर्जन संगठन बनाया। कोलिजन और उसमें संसर्जन या संगठन, तो संसर्जन लिखेंगे जो एनसीईआरटी का शब्द है। उसके बाद दूसरा हमने क्या किया? विभेदन। और तीसरा डीगैसिंग, गैसों का उत्सर्जन। बहुत अच्छी बात है। अंतरतारक धूल किसने दी? ये स्लाइड आपको दिखा नहीं पाया था, लेकिन मतलब बात नहीं कर पाया था, पहले हमने बात की है। ऑटो श्मिट ने दी। निहारिका परिकल्पना के प्रथम प्रस्तावक कौन थे? प्रथम प्रस्तावक जिन्होंने पहला दिया, कांट ने दिया। और ये ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी? ये मैंने आज लिखा था कहीं पर, स्टार्टिंग में लिखा था, स्टार्टिंग में लिखा था, बिल्कुल, मोल्टन और चेम्बरलेन। सभी लोगों के उत्तर आपके सामने आ गए। पृथ्वी की स्थिति और संरचना समझ में आ गई, किस चीज से बनी? भारी चीजों से बनी है, और उसमें परत भी बनी है। परत क्यों बनी? विभेदन के कारण। सभी लोग ठीक? तो 7:30 पे मेरा खत्म करने का इरादा था, 5 मिनट इसमें हुए। फिर आप सबसे अनुरोध है कि अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ें, और अब एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 11th पार्ट 1 का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अब हम भूगर्भ में जाने वाले, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और उसमें एक बहुत अहम एरिया है जो कई बार समझ में नहीं आता, कि भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे पता चलती है। ठीक है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम अगली क्लास में आंतरिक संरचना से बाहर की तरफ आते हुए स्थल मंडल पे रुक जाएंगे, और उसके बाद स्थल मंडल की प्रक्रियाओं पर बात करेंगे। सभी लोग क्लियर है? हम भूगोल पर आ चुके हैं,
जितने भी हम अंतरिक्ष की बात कर रहे थे वो सारा विज्ञान है। आपकी अगर सोच खुली है तो बहुत सारी चीजें आप तक आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड इवनिंग एंड हैव अ गुड वीकेंड। वीकेंड पे फिर कह रहा हूं आपके पास अवसर है, वीडियोस देख लीजिए, आपका आस्क डाउट भी मेरे पास आ जाएंगे। और ऐसे वाले वो मत करें मेरा कोई डाउट का जवाब नहीं मिल रहा है, बस ये कर रहे हो वो कर रहे हो। सबके डाउट के जितने जवाब हम दे सकते हैं वो दे रहे हैं। इधर उधर के डाउट आप पूछते हैं वो ठीक बात नहीं है। और शिक्षकों का जैसा मैंने आपसे बोला, कुछ संदर्भ ऐसे हो सकते हैं कि किसी शिक्षक ने अपनी बात रखी हो, इसमें कहीं कुछ भी इधर उधर का प्लीज मत सोचिए, अपनी सोच लगाइए और सही उत्तर तक आइए, नहीं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड इवनिंग, जय हिंद।